केमिस्ट्री सॉल्वर से स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रो का पीवाईक्यू जून 2020 से जून 2024 तक का। जैसे पिछला जो है कि सब गया है पीवाईक्यू, सेम इसी तरीके का है। आप लोगों का जो है कि CSIR का एग्जाम का डेट आ गया है, फरवरी 28 को है। तो अच्छे से मेहनत करिए और इस एग्जाम को आप लोग जो है कि क्वालिफाई करिए। तो अब हम लोग को जो है कि यहाँ पे बताना है द PSP जो है कि मास स्पेक्ट्रा का लिया जाए पी और क्यू का, तो कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा। देखिए, जब क्या किया जाता है, मास स्पेक्ट्रा लिया जाता है तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डिंग कराया जाता है। इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डिंग कराने से क्या होता है, ये जो है कि क्रिटिकल कटायन का जनरेशन होता है। फिर इसके बाद क्या होता है, फिर यहाँ से ये हाइड्रोजन है ये, और इस तरीके से जो है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप का क्या होता है, रिमूवल होता है। तो यहाँ पे कटायन आ जाएगा और यहाँ पे रेडिकल आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे पॉजिटिव कर लिए तो यहाँ पे कुछ आएगा नहीं। तो इसका जो M/Z वैल्यू आएगा वो आएगा 104 के अप्रॉक्स में आएगा। सेम चीज़ यहाँ पे इसके साथ भी करना है। इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डिंग कराएंगे तो ये जो है कि OH है और ये, तो इसके ऊपर जो है कि रेडिकल कटायन जनरेट होगा। फिर यहाँ से क्या होता है, CH3 रेडिकल को क्या करना है, रिमूव करना है। जब CH3 रेडिकल रिमूव हो जाएगा तो ये OH और यहाँ पे तो ये जो है कि एक कैटायन रेडिकल जनरेट होगा। तो इसकी M/Z वैल्यू जो है कि आएगा 107। तो इसका जो करेक्ट आंसर देखा जाए तो P का जो है कि 104 पे आया है और Q का 107 आया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो इसमें बताना है द केमिकल शिफ्ट ऑफ CH3 और CH2 प्रोटॉन का दिया गया है 1.15 और 3.35 ppm। करा कि जब मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला हो तो एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन लोकल मैग्नेटिक फील्ड फॉर दोज 2 प्रोटॉन्स। ठीक है, तो इनका डिफरेंस बताना है। तो लोकल मैग्नेटिक फील्ड इन टेस्ला, ठीक है। तो जो B होता है इफेक्टिव, वो क्या होगा, लेमडा, लेमडा नहीं है ना, यहाँ केमिकल शिफ्ट वैल्यू है तो डेल्टा B0। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 1.15 ppm है। तो इसको जो है कि हर्ट्स में कन्वर्ट कर देंगे तो 10⁻⁶ हो जाएगा। इंटू B0 की वैल्यू दिया गया है 2 टेस्ला। ठीक है, तो इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 0.3 और ये 2 इंटू 10⁻⁶ हर्ट्स। किसके लिए है ये CH3 के लिए है। तो सेम चीज जो है कि हम लोग को CH2 के लिए करना है, CH2 के लिए करना है। तो यहाँ पे डेल्टा है, B0 है, तो इसके लिए डेल्टा की वैल्यू कुछ अलग है। तो 3.35 है और इंटू 10⁻⁶ कर देंगे, फिर मल्टीप्लाई 2 कर देंगे क्योंकि 2 दोनों के लिए कॉमन है। तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.7 और ये 6.70 10⁻⁶। तो हम लोग को बताना क्या है, यहाँ पे डिफरेंस बताना है ना, तो यहाँ पे करना पड़ेगा सबसे ज़्यादा वैल्यू इसकी है, फिर उसके बाद कम इसकी वैल्यू है। तो जो डेल्टा B होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हर्ट्स में नहीं रहेगा, ये ppm को हर्ट्स में किए हैं और ये टेस्ला में रहेगा। तो ये जो है कि हम B जो CH2 का होगा उसमें से क्या करना है, B CH3 माइनस करना है। तो ये हो जाएगा 6.7 माइनस 2.3 इंटू 10⁻⁶ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁶ टेस्ला। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड वाला। इसमें बताना है 1H NMR डेटा दिया गया है करस्पॉन्डिंग टू लेबल्ड प्रोटॉन्स और द फॉलोइंग कंपाउंड गिवन बिलो। हम लोग को बताना है HB का जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू होगा वो कितना होगा। तो HB के लिए देखा जाए तो यहाँ पे जो HA है इसका अलग इन्वायरमेंट है, HC है जो इसका लिए अलग इन्वायरमेंट है। तो इसके लिए क्या होगा, 1+1 करेंगे तो ये डबलेट आ जाएगा। सेम चीज इसके लिए करेंगे तो 1+1 करेंगे तो इसके लिए भी डबलेट आ जाएगा। मतलब कि ये जब कपल करेगा इसके साथ और इसके साथ तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो डबलेट ऑफ डबलेट होगा। तो अगर देखा जाए तो ये क्या है, कार्बोनिल सेंटर के बगल में है। कार्बोनिल सेंटर के बगल में है तो जैसे कि कीटोन है
तो इसके जब बगल में रहता है तो वो क्या होता है 2.8 से लेके जो है कि 3.2 तक होता है। अगर देखा जाए तो ये जो कार्बोनिल होता है क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का होता है, तो इसलिए इसको क्या करता है डिसील्ड करता है। डिसील्ड करेगा तो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू बढ़ जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ वाला हो जाएगा 3.15 है, डबलेट ऑफ डबलेट है, और जे की वैल्यू जो है कि 7.0 और 2.5 हर्ट्ज होगा। तो इसमें यही है कि कार्बोनिल का जो है कि बगल में कितने हाइड्रोजन है वो उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में पता होगा, तो आप जो है कि सही से इसको कर लेंगे। तो इसमें बताना है इंटरमीडिएट कंपाउंड ए बी प्रपोज्ड इन द कैटालिटिक साइकिल एंजाइम गैलेक्टोज ऑक्सीडेज में किया गया है, कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। तो इसमें बताना है रूम टेम्परेचर एपीआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यहाँ पे जो है कि रेडिकल है और यहाँ पे रेडिकल है, ये भी जो है कि ऑक्सीजन है, ठीक है। तो देखिए ईपीआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम इसको नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये भी ईपीआर एक्टिव होगा और ये भी ईपीआर एक्टिव होगा, तो इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। अगर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी बात किया जाए तो इसमें देखिए स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट आता है। तो इसमें क्या होता है, इसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी अलग आएगा और यहाँ पे इसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी अलग आएगा। तो इसका मतलब कि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का हम लोग यूज कर सकते हैं। मास स्पेक्ट्रोमीटर से क्या पता चलता है, एम/जेड की वैल्यू पता चलता है, तो इससे एम/जेड की वैल्यू जो है कि सब जगह सेम ही आएगा, तो इसका मतलब कि सी वाला भी नहीं हो सकता। अगर बात कर लिया जाए इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो ये मॉलिक्यूल जो ए है ये अलग है और बी मॉलिक्यूल क्या है ये अलग है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो एब्जॉर्बेंस आएगा अलग आएगा और बी के करस्पॉन्डिंग एब्जॉर्बेंस अलग आएगा, तो इसका मतलब कि डी सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला हो जाएगा बी और डी। इसमें बताना है द करेक्ट मैच फॉर द प्रोटॉन्स ऑफ एथिल एक्राइलेट गिवन इन कॉलम पी विथ केमिकल शिफ्ट वैल्यू डेल्टा पीपीएम पे है। तो देखा जाए तो यहाँ पे एच के बारे में, एच देखिए इससे क्या है ये सिस है, इससे क्या है ट्रांस है। जब जे की वैल्यू क्या हो 16 हर्ट्स हो तो ये ट्रांस होता है, और सिस जो होता है वो क्या होता है 10 हर्ट्स के अप्रॉक्स में होता है। तो इसका मतलब कि जो एच है वो 16 हर्ट्स और 10 हर्ट्स पे आएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो एच जो है वो 6.11 से मैच कर रहा है क्योंकि जे की वैल्यू सेम है। सेम चीज एच के लिए अगर देखा जाए तो एच के लिए भी तो 16 हर्ट्स होना चाहिए। इसके लिए अगर एच और एच का अगर कपलिंग करेगा तो इसके लिए कितना होना चाहिए 16 हर्ट्स होना चाहिए, पर ये क्या है ये 2J कपलिंग है। तो 2J कपलिंग है तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 4 हर्ट्स। तो यहाँ से जो है कि एच का क्या हो जाएगा सेकेंड वाला हो जाएगा और बाकी जो बच रहा है वो इसके लिए हो जाएगा। तो इसका अगर जो देखा जाए करेक्ट आंसर तो एच थर्ड से है, एच सेकेंड से है और एच फर्स्ट से, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। तो इसमें जो है कि कपलिंग कांस्टेंट जो है कि इंपॉर्टेंट था, कि कपलिंग कांस्टेंट आप लोग को पता है तो आप इसको अच्छे से कर लेंगे। इसमें बताना है प्रोटॉन इन द गायरोमैग्नेटिक रेशियो 26.75 टू 10⁻7 रेडियन पर टेस्ला पर सेकेंड इनवर्स होगा। गायरोमैग्नेटिक रेशियो का ये जो क्या होता है कि यूनिट होता है ये रेडियन पर टेस्ला पर सेकेंड इनवर्स होता है। इसमें बताना है द लार्मर फ्रीक्वेंसी फॉर ए प्रोटॉन इन मेगाहर्ट्ज 21.1 टेस्ला है। तो इसके लिए जो लार्मर फ्रीक्वेंसी होता है म्यू ये होता है गामा अपान 2 पाई इंटू बी नॉट होता है। तो गामा की वैल्यू दिया है 26.752 इंटू 10⁻7 और यहाँ पे क्या करना है 2 इंटू 3.14 से डिवाइड करना है, और बी नॉट की वैल्यू दिया है 21.1 टेस्ला। यहाँ पे दिया है मेगा हर्ट्स में, हम लोग का जो आंसर आएगा अभी वो हर्ट्स में आएगा, तो मेगा हर्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए इसको 10⁻6 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा मेगा हर्ट्स में। तो इसका जो सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 898 मेगा हर्ट्स। तो यहाँ पे पूछा है अप्रॉक्सीमेटली, तो अप्रॉक्सीमेटली कितना हो जाएगा 900 आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला हो जाएगा। इसमें बताना है कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड
J3 कपलिंग करना है AB का और J3 कपलिंग BC का। तो यहाँ पे जो है कि डिफरेंट सिनेरियो भी दिया है, करा है कि जो J3 कपलिंग है AB का वो वीक होगा, अगर जो है कि J3 कपलिंग BC का स्ट्रांग होगा तब। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे Y है, यहाँ पे X है और ये Z है, AHA HB और CH3 है, यहाँ पे C है। अगर जो है कि इस फर्स्ट सिनेरियो को लिखा जाए तो इसका कपलिंग करा स्ट्रांग है, तो इसका मतलब कि इसमें अलग अलग कपलिंग हुआ है। तो ये हो जाएगा 3+1 और इसके लिए जो है कि 1+1, तो ये हो जाएगा क्वाड्रेट ऑफ डबलेट। ठीक, तो इसके में आ रहा है क्वाड्रेट ऑफ डबलेट आ रहा है। अगर जो है कि ये कह रहा है दोनों अगर सेम हो जाए तब क्या होगा, जब दोनों सेम हो जाएगा तो 3 1 4, तो ये 4+1 हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा 5, तो इसका मतलब ये क्विंटेट। तो इसमें क्या मिलेगा, हम लोग को क्विंटेट मिलेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला हो जाएगा, क्वाड्रेट ऑफ डबलेट फर्स्ट सिनेरियो में मिलेगा, सेकेंड सिनेरियो में हम लोग को मिलेगा क्विंटेट मिलेगा। इसमें बताना है फॉर ए ट्रांजिशन मेटल एम द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रल शिफ्ट। ये मतलब विथ रेफरेंस बताना है टेट्रामेथिल सीलियम के। तो यहाँ पे MCH3 है, MC6H5 है और M क्या है, CO है। तो CO क्या करेगा, ज़्यादा इस जो है कि डिसील्ड करेगा इलेक्ट्रॉन को, तो इसलिए जो कार्बोनिल का स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी आएगा कार्बन 13 का, तो ये क्या होगा, इसका ज़्यादा वैल्यू जो है कि आएगा एज कम्पेयर टू C6H5 और CH3 से, है ना। जो कार्बन 13 NMR हम लोग को इसमें बताना है ना, तो कार्बन 13 NMR के लिए कार्बोनिल का क्या होगा, ज़्यादा आएगा, फिर उसके बाद C6H5 का आता है, फिर उसके बाद CH3 का आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा, क्योंकि कार्बोनिल का जो ये आता है कहाँ तक आता है, 200 के अप्रॉक्स में आता है, और इसकी बात किया जाए तो ये 160 के अप्रॉक्स में आता है, और ये कहाँ से आता है, 30 के अप्रॉक्स में आता है ppm, है ना। तो इससे जो है कि हम लोग बता सकते हैं कि जो कार्बन 13 NMR के स्पेक्ट्रल शिफ्ट है वो सबसे ज़्यादा जो है कि कार्बोनिल में है, फिर जो है कि C6H5 में है, फिर उसके बाद CH3 में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। इसमें बताना है द नंबर ऑफ सिग्नल एक्सपेक्टेड फॉर द गिवन कंपाउंड इन 1H NMR और कार्बन 13 NMR लिया जाएगा तो कितना कितना सिग्नल मिलेगा, जस्ट हम लोग को इसमें सिग्नल ही बताना है और कुछ नहीं बताना है। तो यहाँ से इसको अगर बनाया जाए तो ये है ना, यही है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये हाइड्रोजन है, और यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से तरीके से कहा जाए तो ये अगर प्लेन डाला जाए तो ये जो मोइटी होगी ये मोइटी सेम होगी, ये मोइटी जो होगा ये मोइटी सेम होगा, ये ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर हमें इस साइड का जो है कि ये सब जो है इन सबों का हम लोग निकालेंगे तो ऑटोमेटिक सेम सिग्नल इस साइड वालों का भी होगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये कैसा सेंटर है, कायरल सेंटर है। तो इसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन होंगे ये कैसे होंगे, ये दोनों ये डायस्टेरियोटॉपिक हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका जो है कि इस हाइड्रोजन का अलग सिग्नल आएगा, इस हाइड्रोजन का अलग सिग्नल आएगा, इस हाइड्रोजन का अलग सिग्नल आएगा, और ये हाइड्रोजन जो है कि अलग सिग्नल करेगा, और फिर यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा इनका दोनों का सेम होगा। तो यहाँ से देखा जाए तो टोटल 1H NMR की बात कर लिया जाए तो कितना होगा, 1H NMR में एक तो यहाँ से हो गया, और 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 सिग्नल आ रहा है। अगर कार्बन 13 NMR की बात कर लेते हैं तो कितना होगा, एक कार्बन यहाँ पे है, 2 3 4 5, तो टोटल 5 सिग्नल कार्बन 13 का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सेकेंड वाला हो जाएगा, क्योंकि 1H NMR में हम लोग देख रहे हैं 6 सिग्नल आ रहा है, और कार्बन 13 NMR में कितना आ रहा है, 5 सिग्नल आ रहा है। इसमें बताना है द 1H NMR स्पेक्ट्रम ऑफ मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन सोस टू सिंगलेट। तो CH Cl3 है,
1H NMR में जो इसकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू है 7.25 ppm पे है। और फिर एसीटोन के लिए बोला गया है CH3CO CH3 है, इसके लिए 1H NMR की वैल्यू है 2.1 ppm पे है। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये भी बताया गया है कि इनका जो इंटीग्रल हाइट है वो 12:18 mm है। अगर देखिए फिर उसके बाद यहाँ क्या बोला है, द मोलर रेशियो ऑफ क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का बताना है मिक्सचर में कितना होगा। अगर जो है कि हमारा मिक्सचर 1:1 का होता, मतलब कि ये भी 1 मोलर होता और ये भी 1 मोलर होता, तो यहाँ पे सिर्फ एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है। अगर ये 1:1 के रेशियो में होता तो जो हमारा पीक हाइट आ रहा है वो आता 1:6 के रेशियो में आता। ये जो इंटीग्रल हाइट है पीक का ये 1:6 में आता, पर हमको चाहिए कितना, 12:18 के रेशियो में। अगर इसमें क्या किया जाए, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये 12 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब कि 12 मोलर जो है कि CaCl3 है और 3 मोलर क्या है, एसीटोन है। तो जो है कि हमें मिल रहा है 12:18 जो है कि रेशियो का इंटीग्रल हाइट। तो इसका मतलब कि ये किस में है, 4:1 के रेशियो में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला हो जाएगा, 4:1। इसमें बताना है मास स्पेक्ट्रम ऑफ CH3CN विल शो ए बेस पीक एट M/Z वैल्यू। तो ये मैक्लाफार्टी रीअरेंजमेंट से जो है कि प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे CH3 है, CH2 है, CH2 है और फिर C++N है। तो इसके ऊपर क्या किया जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डिंग कराया जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, रेडिकल कटायन जनरेट होगा, फिर ये यहाँ पे चला जाएगा और ये यहाँ पे, फिर इसके बाद क्या बन जाएगा, ये CN यहाँ पे हो जाएगा H और यहाँ से बन जाएगा क्या, CH2 है। और फिर इसके बाद क्या होता है, बीटा क्लीवेज होता है, तो बीटा क्लीवेज करके इसको कर देंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा और यहाँ से बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो फिर इसके बाद क्या होगा इसको, तो ये हो जाएगा C++NH और फिर ये CH2। तो इसका जो है कि अगर M/Z वैल्यू देखा जाए तो इसका M/Z वैल्यू आपको मिलेगा 41। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला कि इसका M/Z वैल्यू जो है कि 41 होगा। इसमें बताना है NMR इनएक्टिव न्यूक्लियस। तो जो है कि ये मास नंबर 4 से क्या होता है, डिविजिबल होता है, तो वो NMR इनएक्टिव न्यूक्लियस हो जाता है। तो थर्ड वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें बताना है व्हाट इज द ऑर्डर। यहाँ पे +1 है और यहाँ पे +2 है और ये +3 है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, MnCO6 है, प्लस है, और OS है, CO6 है, 2+ है, और इरिडियम है, CO6 है, 3+ है, और एक फ्री CO है। तो इसमें जो है कि हम लोग को स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बताना है कार्बोनिल का। तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के लिए क्या है कि 3+ वाले का ज़्यादा होता है, फिर 2+ वाले का ज़्यादा होता है, फिर 3 कार्बोनिल का ज़्यादा होता है, फिर सिर्फ प्लस वाले का ज़्यादा होता है। ठीक है ना, यही कॉन्सेप्ट है कि जितना ज़्यादा चार्ज रहेगा वो उतना ज़्यादा जो है कि स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आएगी। तो 3+ वाले की ज़्यादा आएगी, फिर 2+ वाले की, फिर फ्री कार्बोनिल का, फिर उसके बाद जिसके ऊपर एक चार्ज पॉजिटिव चार्ज होता है उसका आता है। तो इसी को देखना है। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, CBD ए हो जाएगा। तो यही देखना है। तो ये जो है कि फोर्थ वाला ऑप्शन आ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CBDA। इसमें बताना है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात किया जा रहा है। तो इसका यूज़ क्या किया जाता है, बैंड गैप निकालने के लिए किया जाता है, बैंड स्ट्रक्चर और चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन आपके कंपाउंड को निकालने के लिए किया जाता है। तो ऐसा नहीं है, बैंड गैप निकालने के लिए यूवी का यूज़ किया जाता है, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ नहीं किया जाता है।
फिर उसके बाद बताया जा रहा है कि इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप। हाँ, तो ये फंक्शनल ग्रुप को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है। जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी अलग आएगी। अगर कोई कार्बोनिल ग्रुप है तो उसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी अलग आएगा। कहीं हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो उसका जो है कि स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी अलग आएगा। तो इसका मतलब कि फंक्शनल ग्रुप को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है। फिर करा है इट इज़ यूज टू कैरेक्टराइज डिफरेंट स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन मॉलिक्यूल। तो ये सही है, स्ट्रेचिंग और बेंडिंग मोड देखने को मिलता है। और फिर उसके बाद बोला है कि हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स आर आईआर एक्टिव। तो हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं, वो आईआर एक्टिव होते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट चेंज होता रहता है। तो ये कैसे होते हैं, आईआर एक्टिव होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी सी डी हो जाएगा। तो इसका सेकेंड वाला आंसर सही होगा। इसमें बताना है द नंबर ऑफ सिग्नल ऑब्जर्व इन प्रोटॉन डीकपल्ड कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रम ऑफ ए कंपाउंड। तो यहाँ पे है, तो यहाँ से देखा जाए तो टोटल जो है कि 5 जो है कि पीओएस पास कर रहा है। ठीक है, तो टोटल कितने हैं, 5 पीओएस यहाँ से, एक यहाँ से हो गया, एक ये हो गया है, और एक ये हो गया। ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो देखिए एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, और एक कार्बन ये। तो टोटल जो है कि 3 कार्बन है जो का सिग्नल हम लोग को देखने को मिलेगा। और बाकी सब जो है कि इसे तीनों को आइडेंटिकल होंगे। जो ये वाला देगा सेम ये वाला देगा, जो ये वाला देगा यही सेम चीज यहाँ पे ये मिलेगा। ठीक है, तो इसका जो है कि करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 होगा। इसमें बताना है द स्ट्रक्चर दैट करस्पॉन्ड टू द फॉलोइंग 1H NMR स्पेक्ट्रम डेटा। तो इसमें देखा जाए तो 1H NMR डेटा दिया है 3.64। तो यहाँ से जो है कि बहुत इंफॉर्मेशन है, क्योंकि अगर यहाँ से अगर आप नहीं पढ़ पाएंगे तो गलत कर देंगे। तो ये जो 3.64 डेटा दिया गया है ये OCH3। ठीक है, जब ऑक्सीजन से जुड़ा होता है कोई मिथाइल ग्रुप तो इसका जो है कि 3.64 के अप्रॉक्स में आता है। तो इसका मतलब कि यहाँ से फोर्थ और जो थर्ड वाला है ये ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हैं। और फिर अगर बात कर लिया जाए इसके स्ट्रक्चर का जो बनाया है तो उसको अगर देखा जाए तो ये एबव द प्लेन है, COOMe है। और क्या है ये, एबव द प्लेन COOMe। और यहाँ पे हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन। ठीक है, इस तरीके से है। तो अगर इस एच को देखा जाए तो इसके ये इसके जो है कि प्लेन में या अबव द प्लेन अगर ये है तो इसमें क्या है, COOMe है। और इसको देखा जाए तो इसके रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन है। कहने का मतलब ये है कि ये दोनों जो है कि हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन का जो इन्वायरमेंट है वो अलग अलग है। तो इसके लिए अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा ट्रिपलेट हो जाएगा। और जब इससे कपल करेगा तो डबलेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, ट्रिपलेट ऑफ डबलेट आएगा। ट्रिपलेट ऑफ डबलेट सेम चीज इसके लिए भी होगा, इसका भी वैल्यू ट्रिपलेट ऑफ डबलेट आएगा। बट देखा जाए तो ये जो है कि कार्बोनिल के साइड में है तो इसका जो स्ट्रेचिंग मतलब कि ये केमिकल शिफ्ट वैल्यू होगा ज़्यादा होगा 1.62, और ये कितना हो जाएगा 1.20। ठीक, और फिर ये हाइड्रोजन क्या है, दोनों कार्बोनिल सेंटर से लगे हुए हैं तो इसलिए इनका जो वैल्यू होगा 2.02 ppm पे आएगा। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन का दिया है ना, तो 2 हाइड्रोजन का, तो ये जो है कि कितना हो जाएगा, डबलेट ऑफ डबलेट होगा। तो इसको जो है कि देखा जाए तो कैसे हो सकता है, यहाँ पे इस हाइड्रोजन से कपल करेगा और इस हाइड्रोजन से कपल करेगा तो क्या होगा, डबलेट ऑफ डबलेट होगा। और ये दोनों हाइड्रोजन कैसे हैं, सेम है। तो इसलिए जो है कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला हो जाएगा। आप लोग सेकेंड वाले को करिएगा। अगर जो है कि आप लोग को लग रहा है कि सेकेंड वाला क्यों नहीं होगा तो आप लोग जो है कि इसको डिटरमाइन कर सकते हैं क्यों नहीं होगा। क्योंकि अगर सेकेंड वाले को बनाया जाए तो एक क्या है, एबव द प्लेन है COOMe, और एक क्या है, बिलो द प्लेन COOMe है। तो जाहिर सी बात है हाइड्रोजन एबव द प्लेन होगा और यहाँ पे हाइड्रोजन बिलो द प्लेन होगा। और यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। अगर इस हाइड्रोजन को लिया जाए तो इसके रिस्पेक्ट में COOMe है। अगर इस हाइड्रोजन को लिया जाए तो यहाँ पे भी COOMe है।
तो यहाँ पे जो ये दोनों हाइड्रोजन है वो सेम है, ठीक है। तो ये जब दोनों हाइड्रोजन सेम है तो ये वाली पिक हम लोग को दिखने को नहीं मिलेगी, तो इसलिए सेकंड वाला नहीं होगा। इसमें बताना है द नंबर ऑफ अलाउड ईपीआर लाइन्स एक्सपेक्टेड फॉर ए मेटल आयन विथ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ईपीआर लाइन अगर निकालना हो तो उसके लिए फार्मूला होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद क्या करना होता है 2ni+1 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिया है 3 है, 2 इंटू एन की वैल्यू 1 और आई का वैल्यू दिया गया है 7/2 +1, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 8, तो ये हो जाएगा 24। तो इसमें जो ईपीआर लाइन देखने को मिलेगा वो मिलेगा 24। तो इसमें बताना है द करेक्ट मैच फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल फॉर द मॉलिक्यूल गिवन इन कॉलम P विथ स्पेक्ट्रल डेटा गिवन इन कॉलम Q। तो देखिए एथिल एसीटेट है, कोई भी एसीटेट अगर जो है कि होता है तो इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 1740 सेंटीमीटर इनवर्स पे आती है IR में, ठीक है। तो क्लोरोपेंटेन है, तो यहाँ पे क्या है कि एक तो Cl35 हो सकता है और एक Cl37 हो सकता है। अगर 35 होगा तो ये क्या होगा 3 होगा और ये 1, तो 3:1 का रेशियो आएगा, क्योंकि जो Cl35 होता है वो 75% होता है और ये कितना होता है 25%। अगर इसका रेशियो देखा जाए तो 3:1 का है, और यहाँ पे क्लोरीन सिर्फ और सिर्फ एक ही है तो इसलिए 3:1 में आएगा। और 1,2 डाई ब्रोमो 2 मेथिल जो है कि प्रोपेन है, तो इसकी बात के लिए जाए तो यहाँ पे है 1,2, यहाँ पे ब्रोमीन है और सेकेंड पोजीशन ब्रोमीन है, और फिर यहाँ पे CH3 है और फिर एक CH3 और है। तो इसमें 1H NMR के बारे में पूछा जा रहा है, एक हाइड्रोजन होगा। तो देखिए ये हाइड्रोजन है, इसके जो बगल वाला कार्बन ये है इस पे हाइड्रोजन है नहीं, तो इसका मतलब ये सिंगलेट। सेम चीज इसके लिए होगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है नहीं तो इसका मतलब कि ये भी सिंगलेट, ये भी सिंगलेट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा 6 हाइड्रोजन, ये दोनों CH3 कैसे हैं सेम है, तो 6 हाइड्रोजन का सिंगलेट मिलेगा और 1 हाइड्रोजन का सिंगलेट मिलेगा, तो इसका मतलब कि इसमें 2 सिंगलेट मिलेगा 1H NMR का। और 2 क्लोरोपेंटेन का तो देख ही रहे हैं कि M+2 में जो है कि 3:1 का रेशियो मिलेगा, और ये एब्जॉर्प्शन पिक जो है कि 1740 सेंटीमीटर इनवर्स में मिलेगा, ठीक है। तो इसका अगर मिलाया जाए तो ए का क्या हो रहा है, ए का थर्ड हो रहा है, ए का थर्ड हो रहा है और यहाँ पे भी थर्ड है, थर्ड नहीं ये सेकेंड है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब जो है कि बी का देखा जाए तो सेकेंड है, तो बी का सेकेंड है तो इसका मतलब कि ये वाला सही हो जाएगा, सी का 1, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। तो इसमें बताना है द करेक्ट स्ट्रक्चर दैट करेस्पॉन्ड टू स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा गिवन बिलो। तो यहाँ पे जो है कि IR जो है कि डेटा दिया गया है और जो है कि 1H NMR का डेटा दिया गया है। तो देखिए ये 9.80 दिया गया है, ये किसके लिए होता है एल्डिहाइड के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बना दिया जाए तो CHO, और ये जो है कि अब इसके बाद देखिए 7.50 है और 7.40 है। तो कोई भी जो है कि हाइड्रोजन क्या होता है जितना ज़्यादा डिसिल्डेड होता है उसका केमिकल सिटी वैल्यू उतनी ज़्यादा पड़ती है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा इनकी वैल्यू जो है कि एक का 7.50 हो सकता है और एक का जो है कि 7.40 हो सकता है। तो अब वो डिपेंड करता है कि अलग सब्स्टिट्यूएंट कैसा लगा हुआ है। और फिर उसके बाद है 6.90, तो 6.90 पे मान के चलिए कि यहाँ पे कोई है। तो अब उसके बाद देखिए जो मेन डिटरमाइनिंग फैक्टर आएगा वो आएगा, देखिए 3.90 और 3.80 पे आ रहा है 3 हाइड्रोजन का सिंगलेट। तो 3.6 होता है, 3.9 होता है, 4 के अप्रॉक्सिम तक ये जो
CH3। ठीक है, तो ये वाला जो होता है O से जब CH3 जुड़ा होता है तो उसमें जो है कि ये 3.9 तक होता है और OCH3। ठीक, तो यहाँ पे ये 3.9 जो आया है इसमें क्या है, बेंजीन रिंग का भी जो है कि इन्वॉल्वमेंट है क्योंकि वो -I इफेक्ट शो करता है। तो इसका जो है कि 3.9 है और ये 3.9, 3.8। ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो ये 7.40 क्यों कम आ रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन करता है। तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है कि ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू 7.50 से। तो इसलिए जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जो है कि ये थर्ड वाला हो जाएगा। यहाँ पे CHO है और OMe है और यहाँ पे OMe है। ठीक है, तो इसमें यही है कि केमिकल शिफ्ट वैल्यू जो है कि आप लोग CO CH3 है और फिर C++O CH3 है और कोई फिनाइल रिंग से OCH3 है। तो इन सब को क्या कर लीजिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। जब इससे प्रैक्टिस कर लेंगे तो पेपर में जो है कि कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ से देखा जाए तो इसका जो करेक्ट आंसर आ रहा है वो थर्ड आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इन IR स्पेक्ट्रम फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। तो इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन का लोन पेयर और क्लोरीन के लोन पेयर में क्या होता है, रिपल्सन होता है। और यहाँ पे क्या है, -I इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं लग रहा है। तो इससे जो है कि C, B और फिर A। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए का तो सबसे कम होगा ना, क्योंकि जो है कि यहाँ पे कुछ इंडक्टिव इफेक्ट कुछ काम कर नहीं रहा है। तो यहाँ पे -I इफेक्ट है और यहाँ पे जो है कि -I इफेक्ट भी है और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो है कि रिपल्सन भी है, तो जिसकी वजह से इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला हो जाएगा CBA। इसमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज 1H NMR 2.4 और 3.9 और 7.25 पे और 7.95 पे। ठीक है, तो इसमें अगर इसको देख लिया जाए तो इसी वाले ऑप्शन को देखा जाए तो यहाँ पे ये बोल रहा है 3.9। ठीक है, तो 3.9 पे इस वाले का आ रहा है। फिर उसके बाद कर रहा है 2.4, तो ये जो कार्बन यहाँ पे CH3 इसका भी तो 3.9 के अप्रॉक्स में आएगा। तो इसका मतलब कि ये नहीं होगा। ठीक है, अगर जो है कि इसका बात कर लिया जाए तो इसमें क्या हो सकता है, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो 2.1 के अप्रॉक्स में आता है और ये क्या होता है 3.9 के अप्रॉक्स में। तो इसका मतलब कि ये भी नहीं होगा। अगर इसकी बात कर लिया जाए तो ये 3.9 होगा और ये जो है कि 2.4 होता है जब CH3 क्या होता है, बेंजीन से जुड़ा होता है। तो ठीक, और यहाँ पे OCH3 है और फिर यहाँ से जो है कि ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन का होगा 7.25 और 7.25 नहीं होगा, 7.95 होगा, क्योंकि 7.95 है और 7.25 है। तो 7.95 वाला होगा क्योंकि ये जो यहाँ के हाइड्रोजन होंगे वो डिसिल्डेड होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। और बाकी जो बच रहा है ये दोनों हाइड्रोजन कैसे होंगे, 7.25 वाले हो जाएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला हो जाएगा। इसमें हम लोग को बताना है द हाइपोथेटिकल NMR स्पेक्ट्रम ऑफ 1H और कार्बन है 2H वुड कंसिस्ट ऑफ स्पिन, अगर दे दिया है 2H का 1 है तो इसके लिए क्या होता है 2Ni+1 करना होता है ना। तो इसके लिए क्या हो जाएगा 2 × 1 1 + 1, तो क्या आ रहा है, ट्रिपलेट आ रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है कि हम लोग को क्या बताना है, द हाइपोथेटिकल NMR स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पे स्पिन का इंटेंसिटी बताना है। स्पिन का क्या मतलब कि किस रेशियो में ये लोग टूटेंगे। तो यहाँ पे ट्रिपलेट है तो ट्रिपलेट जो है कि 1:1 के रेशियो में आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला हो जाएगा। इसमें बताना है टोटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द 4 कार्बन, ये तो नहीं होगा, मतलब कि ये दूसरे चैप्टर का है। और फिर इसमें मैच द फॉलोइंग, तो इसमें बताना है कि बाइंडिंग एनर्जी के बारे में बताना है। तो बाइंडिंग एनर्जी कहाँ से निकलता है, बाइंडिंग एनर्जी जो है कि
XPS में यूज होता है। और जो है कि क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग जो ये किस में होता है, मास बोर स्पेक्ट्रम में होता है। और कॉन्टेक्ट सिप आपको मिलेगा NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में। और एलिमेंट का एनालिसिस किया जाता है EDS से। तो डी वाला जो है वो क्या है, सेकेंड है। और सी वाला क्या है, फर्स्ट है। ए वाला थर्ड। और बी वाला जो है कि क्यों कौन सा है, बी वाला फोर्थ है। और ए वाला क्या है, थर्ड है। तो इसको देखना है, ए थर्ड, बी फोर्थ, C1 D2। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला हो जाएगा। तो बाइंडिंग एनर्जी जो है कि XPS में यूज किया जाता है। क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग मास बोर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे तो उसमें आएगा। और कॉन्टैक्ट से NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में एलिमेंटल एनालिसिस EDS जब किया जाता है तो उससे जो है कि एलिमेंट का एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि एक कंपाउंड है, तो M प्लस जब है तो इसको M/Z वैल्यू 84 आ रहा है। और फिर करा है ए बेस पीक एट 56। इट एग्जिट ओनली वन सिग्नल्स इन 1H NMR 1.4 ppm एंड वन सिग्नल कार्बन 13 NMR 35 ppm पे है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए साइक्लोब्यूटेन 1,3 डाइओन, ठीक है, तो यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये कार्बन जो है और ये कार्बन जो है, यहाँ पे दो टाइप के कार्बन है। तो यहाँ पे कार्बन 13 का जो सिग्नल मिलेगा वहाँ पे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। बट ये बोल कितना रहा है कि कार्बन 13 का भी सिर्फ एक सिग्नल मिलता है। तो इसका मतलब कि ये वाला नहीं होगा। और फिर बोल रहा है कि डाइक्लोरोमेथेन CH और यहाँ पे Cl है। तो यहाँ पे जब ये कार्बन 13 का जो पीक मिलेगा वो तो एक ही मिलेगा। बट जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन 1.4 ppm पे ना रह के दो जो है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, तो जिसकी वजह से इसका डेल्टा का वैल्यू क्या होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अप्रॉक्सीमेटली जो है कि ये 6 to 7 के अप्रॉक्स में आ जाता है। तो इसका मतलब कि सेकेंड वाला भी नहीं होगा, ठीक है। और अगर जो है कि फोर्थ वाले की बात कर लिया जाए तो ये क्या है, ट्राई मिथिल, ठीक। तो इसमें भी देखा जाए तो देखिए एक कार्बन यहाँ पे अलग है और एक कार्बन यहाँ पे अलग है। तो कार्बन 13 NMR में इसका भी कितना पीक मिलेगा, 2 पीक मिलेगा। तो इसका मतलब कि फोर्थ वाला भी नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला हो जाएगा, साइक्लोहेक्सिन, ठीक। तो साइक्लोहेक्सिन में देखा जाए तो सब कार्बन इक्विवेलेंट है और सब हाइड्रोजन भी इक्विवेलेंट है। तो इसलिए एक पीक हाइड्रोजन का मिलेगा एक सिग्नल, और एक सिग्नल मिलेगा कार्बन 13 NMR का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला हो जाएगा। इसमें बताना है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए जो है कि क्या क्या फैक्टर है, फैक्टर देखिए परसेंटेज एस करेक्टर, जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा IR के जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये जो कार्बन है ये sp है, ये sp2 है और ये भी sp2 है। तो इसका मतलब कि बी का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ से दो ऑप्शन खत्म। और फिर अगर देखा जाए तो दोनों जो है कि ये कैसे हैं, sp2 है और ये भी sp2 है, ठीक है। तो यहाँ का अंदर का एंगल क्या है, 60 डिग्री है, ठीक है। तो इधर का एंगल क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसमें अगर देखा जाए तो 120 के अप्रॉक्स में होगा, है ना। और यहाँ पे क्या होगा, ये इससे ज़्यादा होगा, क्योंकि ये 60 डिग्री अगर यहाँ पे अंदर आ रहा है तो ज़ाहिर सी बात है बाहर का एंगल क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब बाहर का एंगल क्या होगा, बढ़ेगा, जब थीटा क्या होगा, बढ़ेगा, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर भी बढ़ता है। जब परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो IR का जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी वो भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब कि ए का ज़्यादा हो जाएगा, फिर उसके बाद जो है कि सी आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। इसमें बताना है द नंबर ऑफ पीक्स विथ रिलेटिव इंटेंसिटीज ऑब्जर्व इन द 1H NMR स्पेक्ट्रा। CP2 Fe Cu का ट्वाइस है और एट 30 डिग्री सेल्सियस बताना है और -18 डिग्री सेल्सियस बताना है। Fe है, Cu है और Cu, और यहाँ से Cp रिंग जुड़ा हुआ है। Cp का आने का मतलब कि साइक्लोपेंटाडाइनिल। और फिर सेम चीज़ यहाँ पे है,
ठीक है, तो इसको क्या करना है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करना है, क्योंकि ये OMC कंपाउंड है। तो 2 2 और ये 5 और एक ये देगा, तो टोटल जो है कि 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्योंकि आयरन के पास 8 है, इसको काउंट करेंगे तो जो है कि 18 इलेक्ट्रॉन आएगा। अब ये बात करा है कि 30 डिग्री सेल्सियस पे अगर जो है कि इस मॉलिक्यूल का NMR लिया जाए तो कैसा जो है कि पीक इंटेंसिटी देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे क्या है, जब 30 डिग्री सेल्सियस पे लिया जाएगा तो फ्लक्सोनियल बिहेवियर होगा। तो यहाँ पे जो पीक है इसका अलग पीक मिलेगा और इसका जो पीक मिलेगा अलग मिलेगा। तो इसका मतलब कि 2 पीक मिलेगा, क्योंकि ये ईटा 5 है और क्या है, ये ईटा 1 है। इसका हेप्टासिटी 5 है, इसका हेप्टासिटी 1 है। तो जाहिर सी बात है हमें 2 पीक मिलेगा, कहने का मतलब 2 सिग्नल मिलेगा। और देखिए जब 30 डिग्री सेल्सियस पे करेंगे तो ये क्या होगा, फ्लक्सोनियल बिहेवियर करेगा। कभी हो सकता है कि इस वाले कार्बन से जुड़ा हो सकता है, कभी इस कार्बन से, कभी इस कार्बन से, कभी इस कार्बन से, कभी इस कार्बन से। तो मतलब कि 2 पीक हम लोग को देखने को मिलेगा और उनका जो रेशियो होगा 1:1 के रेशियो में होगा। कब, जब 30 डिग्री सेल्सियस होगा तब। अगर जब -80 डिग्री सेल्सियस पे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल फ्रीज कर जाएगा। और जब फ्रीज करेगा तो हम लोग को एक तो इसका सिग्नल मिलेगा 5, ठीक है, और फिर 2 सिग्नल यहाँ से मिलेगा। तो 2 क्या मतलब कि रेशियो जो मिलेगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन यहाँ पे है ना। तो 2:2 यहाँ पे मिलेगा और फिर सेम चीज़ यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो इनका 2 मिलेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे है तो इसका मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें टोटल 4 सिग्नल मिल रहा है और इसमें टोटल 2 पीक मिल रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 पीक 1:1 के रेशियो में और 4 पीक 5:2:1 के रेशियो में मिलेगा। इसमें बताना है द कंपाउंड दैट एग्जिबिट द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल डेटा। IR दिया है 1740 सेंटीमीटर इनवर्स। अगर IR के हिसाब से चला जाए तो सब में जो है कि सेम दिया गया है मॉलिक्यूल, मतलब कि जो फंक्शनल ग्रुप है उसके हिसाब से सब में सेम है। तो इसका मतलब कि हम इससे काम नहीं बन पाएगा। अगर M/Z की वैल्यू बात किया जाए तो M/Z वैल्यू से क्या कर सकते हैं, इसको अगर करेंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है, और फिर यहाँ पे रेडिकल। तो ये M/Z वैल्यू जो आएगा वो 71 आएगा। तो सेम चीज़ जो है कि यहाँ पे भी है, तो इसका भी M/Z वैल्यू सेम आएगा, 71 आएगा। तो इसका मतलब कि ये वाला ऑप्शन जो है कि क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब 2 ऑप्शन बच रहा है। अगर यहाँ से देखा जाए 0.9 पे है, तो 0.9 पे ट्रिपलेट आ रहा है, तो ये जो कार्बन होगा इससे हाइड्रोजन लगा हुआ क्या होगा, 0.9 पे आएगा, ट्रिपलेट आएगा और 3 हाइड्रोजन का है। अब यहाँ पे है 1.6 पे है, 2 हाइड्रोजन का है, सेक्सटेट है। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 2 5 1 6। तो इसका मतलब कि ये जो वैल्यू आ रही है किस पे आ रही है, 1.6 पे आ रही है। अगर इसकी बात कर लिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, 2.3 पे हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे ट्रिपलेट है, 2 हाइड्रोजन का है। तो सेम चीज़ जो है कि इसमें भी है, जैसे यहाँ पे है सेम चीज़ यहाँ पे भी है। तो इसका मतलब कि यहाँ तक का डेटा जो है हमारे काम का नहीं है, मतलब कि हम यूज नहीं कर पा रहे हैं अपने मालिक्यूल को डिस्टिंग यूज करने के लिए कि कौन सा इसमें है कौन सा इसमें है। अब इधर बात कर लिया जाए तो देखिए 4.6 पे है, डबलेट है, 2 हाइड्रोजन का है, ठीक है। तो इसमें देखा जाए तो यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहा है क्या बोल रहा है, 2 हाइड्रोजन का जो है कि डबलेट होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें कहीं 2 हाइड्रोजन दिख रहा है, कहीं दिख नहीं रहा है, या तो एक हाइड्रोजन है या तो 3 हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब कि ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट वाला, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन है यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो इसका जो आएगा डबलेट, इसी का वैल्यू दिया गया है 4.6 पे, डबलेट है 2 हाइड्रोजन का। और फिर 5.2 यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसका 5.2 होगा, क्योंकि ये कैसा है, sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ओलिफिनिक हाइड्रोजन है, तो इसका 5.2 पे आएगा। ये भी जो है कि डबलेट होगा, एक हाइड्रोजन है जो है कि सेम चीज़ यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा। तो इसका जो आएगा वो आएगा 5.9 पे, यहाँ पे दिया है ना 5.9 पे, इसका मल्टीप्लेट आएगा 1 हाइड्रोजन का, क्योंकि ये इसके जो एक ट्रांस है और इसके सीस है, तो इससे
कंबाइन करेगा, और जो है कि 5.4 वाला ये है। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला हो जाएगा। तो इसमें ये है कि कोई भी जो टॉपिक है तो आप लोग क्या करिए, प्रैक्टिस करिए, मैक्स टू मैक्स प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे आपके लोग के लिए सबसे बेस्ट है। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि एग्जाम में हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या होना चाहिए, क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी तो होना चाहिए। तो इसलिए जो है कि क्वेश्चन का आप लोग प्रैक्टिस करिए, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा करिए। और कोशिश वही करिए कि जितना जो आप पढ़ चुके हैं उसी का प्रैक्टिस करें। कोई अलग से जो है कि नए पकड़ ले कि हाँ कि जिसको हम नहीं पढ़े हैं उस टॉपिक को हम चले जा रहे हैं सॉल्व करने, तो उससे क्या होता है, थोड़ा डिप्रेशन आने लगेगा, डीमोटिवेट होंगे। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, अगर नहीं पढ़े हैं उसके कॉन्सेप्ट को फिर से अगर आप सॉल्व करेंगे तो उसके लिए फिर से कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ना ही पड़ेगा, विदाउट पढ़े कुछ होगा नहीं। तो बेटर है कि जितना आप पढ़ चुके हैं उसी को बाइंड अप करिए और अच्छे से जो है कि रिजल्ट लाइए। तो आप लोग को जो है कि ये सेशन कैसा लगा उसके लिए जो है कि आप लोग कमेंट करिए, और कुछ अगर क्वेरी है तो आप लोग जो है कि पूछ सकते हैं। तो थैंक यू। अगर जो है कि आप लोग को ये सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू अगेन।